Good evening, everyone. Good evening, good evening. चलिए, नरेशन में कोई दिक्कत किसी को? बन रहा है? बनेगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे मैं चेक कर रहा था, डी लेटर से जो सिनोनिम्स है वो एक क्लास हो चुका है, हुआ है ना? डी डी एक क्लास हुआ है बस, यानी एक क्लास का मतलब है कि 10 वो क्या हो चुके हैं, 10 के आगे देखना है हमें। तो चलिए, तो सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे। सिनोनिम्स को देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी डिराइड का मतलब होता है स्कॉफ करना, मॉक करना, जोक करना। एक इडियम भी है, पुल समवन्स लेग, किसी का टांग खींचना, वही होता है मजाक करना। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। याद कैसे करोगे? तो याद करो, देखो यहां पर है दे और यहां पर है राइड। नहीं होता है कि लोग बोलते हैं कि दे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, अब मांगा गाड़ी और ले जाके आगे गिरा दिया। अब सभी लोग तो मजाक उड़ाएंगे, यानी डे दे राइड मैं करूंगा और जाके आगे गाड़ी गिरा दिया या साइकिल गिरा दिया तो क्या करने लगे सब? मजाक उड़ाने लगे। तो डे राइड का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरोगेट। डेरोगेट का मतलब होता है अपमान करना। डेरोगेट का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, डिबेस कर देना, किसी का मान सम्मान घटा देना, उसे अपमान साबित करना, यानी अपमान करना, किसी को बुरा भला बोल के अपमान जताना, यही कहलाता है डेरोगेट। अब देखो याद करने का तरीका क्या है। यहां पर दिख रहा है देरो और यहां पर गेट। अब कोई आपसे मिलने आया और बोला कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, बोला ठीक है, उसे सुबह से लेकर शाम तक गेट पर खड़ा करा दिया और मिला नहीं। अब बताओ कि वो अच्छा कुछ बोलेगा, आशीर्वाद देगा? और आपने उसके साथ क्या किया? अच्छा किया, अपमान किया। तो डेरोगेट यानी देर तक गेट तक बिठा के रखा या खड़ा करके रखा, तो उससे क्या हो गया? उसका अपमान हो गया। तो डेरोगेट का मतलब होता है अपमान। ध्यान देना, डेरोगेट तो हो गया, लेकिन एग्जाम में डेरोगेटरी रिमार्क करके क्वेश्चन आता है, या फिर डेरोगेटरी कोई काम कर दिया, अब वो अपने आप में क्या है? अपमान करने लायक है। डेरोगेटरी रिमार्क यानी एक ऐसा रिमार्क है जिस पर उसे सुनाना चाहिए 3-4, तो वही क्या होता है? डेरोगेट। नेक्स्ट वर्ड है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है उदास, ग्लूमी, मोरोज, उसे ही कहते हैं डिजोलेट। अब डिजोलेट को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो यहां पर है डीजो तो डीजे याद रहेगा, और यहां पर है लेट। मान के चलो कि शादी विवाह का टाइम है, अब तो शुरू ही हो जाएगा। अब यहां पर मान के चलो कि शादी का टाइम हुआ और सब लोग परेशान है कि कब डीजे आए कि नागिन डांस किया जाए। अब डीजे हो गया लेट, अब डीजे हो गया लेट, शादी वादी सब खत्म हो गया, डीजे आया नहीं, तो जितने नागिन डांस करने वाले क्या हो जाएंगे? तो डिजोलेट का मतलब उदास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, पुअर, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट। यानी डेस्टिट्यूट दिखाता है पापर को, गरीबी को, पुअर्टी को, उसे डेस्टिट्यूट कहा जाता है। तो देखो यहां पर है देश और यहां पर है टूट। जिस समय देश टूटा था बहुत अमीरी थी, हमारा देश कैसा था? गरीब था। यानी जिस समय देश टूटा था उस समय डेस्टिट्यूट था, गरीब था। कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे बहुत। अभी तो इस समय मनमोहन की सब सरकार थी तो 15 दिन का खाना पीना हो जाता था। हुआ क्या कि जैसे भारत के लोग यहां से जब अंग्रेज गए
तो छोटे मोटे जो हथियार थे जब छोड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ कि भारत को जब आजादी मिली तो भारत ने सोचा कि मैं सारा काम करूंगा लेकिन विदेशियों से व्यापार नहीं करूंगा, क्योंकि व्यापारी आए थे और बोला कि व्यापार ही नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किया कि 100 रुपए का कोई सामान अगर विदेशी को भारत में बेचना है तो आए, स्वागत है उसका। 100 रुपए का सामान है तो 1000 का टैक्स देगा, 1000 का टैक्स। अब कोई आएगा? अब भारत ने तो ये नहीं किया कि तुमको व्यापार नहीं करने दूंगा, उसने तो ये कर दिया कि 100 का सामान बेचोगे तो 1000 का टैक्स दोगे। अब ये सामान की कीमत हो गई 1100 रुपए। अब इस पर 100-200 का प्रॉफिट भी कमाना होगा। 1200-1300 का सामान हो गया, 100 रुपए वाला सामान। अब देश इतना गरीब है कोई खरीद ही नहीं पाएगा, इसीलिए विदेशी आए नहीं, एक तरीके से बंद कर दिया गया। उस समय अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो क्लोज्ड इकोनॉमी समझ में आता हो। फिर धीरे धीरे एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कहते हैं कि उस समय के जवान ही किसान थे और किसान ही जवान थे, और एक नारा निकला था, जय जवान जय किसान, था ना। उस समय बगल में हमारा पड़ोसी और परेशान करता है, हमला कर देता था। अब यहां के लोग क्या करते थे कि आटे का एक गोला बना के लगे मारने, और चावल का गोला। जब दिमाग ठिकाने लगा और सोचा कि जब तक मैं व्यापार नहीं करूंगा तो रसिया के पास मिसाइल नहीं देगा, पिस्टल नहीं देगा, बोला रूबल दो। अमेरिका हमें कोई तमंचा नहीं देगा, बोलेगा कि डॉलर दो। तो जब तक डॉलर और रूबल नहीं आएगा होने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल आप सब जानते हो, मेरा बस इतना कहना है कि जब देश टूटा था तो क्या था? गरीब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत या कैद, यानी जब किसी को गिरफ्तार करा जाता है। आपने सुना होगा, पता नहीं आर्टिकल शायद 24 है कि 22, 24 शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, 22 आता है। जैसे आपने सुना प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट आता है कि जैसे ऐसे तो है नहीं, जीवन की आजादी है आर्टिकल 21 में, तो पुलिस तो ऐसा नहीं कि आपको पकड़ के और बजा देगी, ऐसा तो है नहीं। आपको कौन बचाता है? आर्टिकल 21। लेकिन उसी में एक और है, जब प्रिवेंशन यानी प्रिवेंट कर लिया जाता है किसी को डिटेंशन में लेके, नजरबंद समझते हो, वही तो है। उसमें भी आता है डिटेंशन, यानी डिटेन का जैसे डिटेन कर लिया जाता है, हिरासत में कर लिया जाता है, तो वही तो है डिटेंशन। अब इसमें ION लगा दिया, नाउन बन गया। अब देखो याद करो, यहां पर है डिटेंशन। डिटेंशन को याद करो कि दे टेंशन से, पुलिस को अगर देते हो टेंशन, पुलिस क्या कर लेगी? डिटेंशन यानी हिरासत में कर लेगी। एप्रीहेंशन कर लेगी, गिरफ्तारी, एप्रीहेंड हो जाएगा। डिटेन तो यहां पर हो जाएगा एप्रीहेंड। तो डिटेंशन, एप्रीहेंशन यानी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का मतलब पकड़ के थाने में रख देगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डी टेस्ट। डी टेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, नापसंद करना, डिसलाइक करना, उसी को कहते हैं डी टेस्ट। अब डी टेस्ट को याद करो, देखो यहां पर है दे और यहां पर है टेस्ट। अब टेस्ट देने से कितने लोग प्यार करते हैं? अब देखो इतने लोग पढ़ रहे हैं लेकिन बाकी सब लोग इसका मतलब नफरत करते हैं। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे, पता चल गया कि मैम कह दी कि कल तुम लोग का टेस्ट होगा। अब घर जाने के बाद खाना अच्छा लग रहा था, अब लगता था कि कल टेस्ट कैसे क्या करे कि ना हो। अपनी सारी कोशिश कर देते थे और एक और चुनौती मिल जाती थी, और जब कल कोई नहीं आएगा उसके साथ ये बुरा सलूक किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बहाना भी बना सकते हैं, स्कूल तो जाना ही है। अब स्कूल गए, मैम चलो आगे आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब तक आगे के कुछ बोले, मैम आपने तो टेस्ट लेने को बोला था, खून खौल जाता था। गलत बोल रहा हूं? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेस्ट देने से डिटेस्ट करते थे, यानी टेस्ट देने से घृणा करते थे, टेस्ट देना नापसंद करते थे। तो डिटेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? घृणा करना। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पर डिटेस्ट लिखा है, अब इसके बहुत सारे शब्द बनेंगे। डिटेस्ट, डिटेस्टेबल, यानी डिटेस्टेबल का मतलब हो गया एबल का मतलब योग्य, यानी घृणा के योग। डिटेस्टेंशन आता है। अब ऐसे ही बहुत सारे शब्द बनते चले जाएंगे, लेकिन मेन शब्द क्या है? डिटेस्ट। तो डिटेस्ट का मतलब घृणा करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जो नुकसानदायक हो। जैसे कोई भी इंजूरियस, सीधा सीधा कहना है, इंजूरियस हो जाए, ऑब्नॉक्सियस हो जाए, पॉइजनस हो जाए, डिलिटेरियस हो जाए, तो वही कहलाता है डेट्रीमेंटल भी। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो गया? हानिकारक। अब याद करो, देखो यहां पर है डेट्री तो डॉक्टरी, मेंटल तो मेंटल, यानी कि किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया। अब किसी को दर्द हो रहा है सर में,
सर उसका दर्द कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ज्यादा, मेहनत कर रहा है ज्यादा। अब उसको प्रॉब्लम हो गई, सर दर्द करने लगा। अपने रिश्तेदार को फोन किया और बोला कि सर बड़ा दर्द कर रहा है। बोला चले जाओ काकी हॉस्पिटल में, पता है ना, रांची। अब बोला मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओ। अब वहां चला गया इलाज करने, वो दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन पढ़ाई वही समझ ही में नहीं आ रहा है। यानी कि डॉक्टरी कराना मेंटल हॉस्पिटल में क्या है, हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है। यानी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। यानी जैसे किसी भी चीज में कोई डेवियस पाथ है, यानी घुमावदार रास्ता। कोई जैसे मैथ के क्वेश्चन करते हो तो एक तो सीधा सीधा हो जाए और एक बड़ा घुमा फिरा के होता है, तो उसको क्या बोलते हो, डेवियस क्वेश्चन है, यानी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार है। तो डेवियस का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा यानी घुमावदार। जिगजैग सुना होगा, वही है जिगजैग। यानी डेवियस का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। तो देवी से याद कर लो यहां कि देवी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी तक जाने का जो रास्ता है सीधा सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा है। यानी वैष्णो देवी तक जाने का जो रास्ता है वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। यानी देवी तक जाने का रास्ता डेवियस है। नेक्स्ट देखो, डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, यानी गरिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा। कोई ऐसा, जैसे नहीं बहुत से लोग होते हैं समाज में रहते हैं कि समाज में लगता है कि एक अलग सा पहचान बना है, गरिमा है उनका, कि जहां पर वो चले जाते हैं वहां पे लोग बैठे नहीं रहते, खड़े हो जाते हैं। भले जाने के बाद कितना भी गाली दे, लेकिन सामने चले गए तो खड़े हो गए। तो वो क्या दिखाता है, एक गरिमा को, एक ऑनर को, उसे ही कहते हैं डिग्निटी। ध्यान दो, ये क्वेश्चन आता है स्पेलिंग एरर में भी, डिग्निटी का क्या होगा, ई लगा देता है। तो देखो, डीआईजी एंड आईटी, यानी डीआईजी की नौकरी करो या आईटी की नौकरी करो, दोनों नौकरी अपने में कैसी है, गरिमा से, गरिमापूर्ण है, यानी गरिमाओं से भरी हुई है। तो डिग्निटी याद रहेगा। तो डीआईजी एंड आईटी से याद कर लो कि डीआईजी की बन, चलो कोई डीआईजी बन गया, अब उससे बढ़िया कुछ होगा, कहीं भी जाए तो गरिमा होगा। तो डीआईजी एंड आईटी क्या है, गरिमापूर्ण की नौकरी है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत सारे शब्द आते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस आ जाएगा, टॉयल आ जाएगा। यानी एक और शब्द होता है सेड्यूलस। सेड्यूलस का मतलब ही वही है, डिलीजेंट। एक डेलीगेशन भी होता है, वो अलग है, यह है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या है, मेहनती। याद करो कि दिल्ली के एजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। तो दिल्ली के एजेंट डिलीजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं। याद रहेगा। एक भी शब्द बताओ जो याद ना हुआ हो, आओ देख लिया जाए। पहला है डे राइट, दे राइट, मजाक उड़ाना। डेरोगेट, अपमान करना किसी का, देरों तक गेट तक खड़ा कर दिया। डीजे हुआ लेट तो, और डेस्क जब टूटा था, डिटेंशन, डिटेस्ट, डेट्रीमेंटल, डेवियर, डिग्निटी, डिलीजेंट, मेहनती। एक भी शब्द है जो याद ना हुआ है, सब याद है ना, इसको ऐसे याद करते हुए चलना है। चलिए, आज से हम शुभारंभ करेंगे टाइम एंड टेंस का। टाइम एंड टेंस। और ध्यान दो, जितने नए बच्चे हैं, जितने हमारे नए बच्चे हैं, अलर्ट रहना और अलर्ट रहते हुए सारी चीजों को समझना। अपने दिमाग से ये निकाल देना कि सर मैं पहले जो नहीं पढ़ा हूं उसके ना पढ़ने से मुझे आगे का समझ में नहीं आएगा, ऐसा दिमाग से निकाल देना। आपने जो पहले पढ़ा है वो टोटली अलग है, वो पूरा का पूरा अलग है, लेकिन अब जो पढ़ोगे ये पूरा का पूरा अलग होगा। टाइम एंड टेंस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर? आज तो बेसिक पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इसका नाम पड़ा टाइम एंड टेंस। नाम पढ़ने का रीजन क्या रहा होगा, यानी टाइम है और एक टेंस है। तो टाइम और टेंस जब नाम पड़ा है तो इसका कहीं ना कहीं एक मतलब होगा अपने आप में। ध्यान से देखो, मतलब बताता हूं।
टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। यानी कि जब आप कोई काम, यानी आप जो एक्शन करते हो, अगर उसका प्रभाव देखना है तो टेंस देखो, और अगर समय देखना हो तो टाइम देखो। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और पूछ भी चुका हूं पहले, मैंने कहा कि कोचिंग कल बंद रहेगा या कोचिंग कल खुलेगा, बताओ इस सेंटेंस का टाइम क्या है? प्रेजेंट है। टाइम प्रेजेंट है। समझ में आया? टेंस तो पहले पूछ चुका हूं। यानी मैंने कहा कि कोचिंग क्लास कल खुलेगा, तो अब इसमें दो चीजों के बारे में पूछूंगा, टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो टाइम होता है 3 प्रकार का। टाइम कितने प्रकार का? एक आज, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट यानी अभी की बात करें, इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कहा जाता है। और एक होगा इसके ठीक पहले, जिसे पास्ट कहेंगे अंग्रेजी में, और एक जो आने वाला होगा उसे फ्यूचर कहेंगे। ये हो गया टाइम, जो कि कितना होता है, यानी कि टाइम होता है 3। अब आओ टेंस देखते हैं कि टेंस कितना होता है। तो टेंस आपको तब पता चलेगा जब मैंने आपको बताया था कि टाइम तो चलो समझ में आ गया। टेंस का मतलब वर्ब होता है। आओ चेक करते हैं वर्ब कितने प्रकार के। बहुत बढ़िया तैयारी। V1, V2, V3 और V5 है ना। अब मैंने कहा कि V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। जहां पर V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट है। इस V2 का मतलब, इस V3 का मतलब परफेक्ट, और V4 मतलब कॉन्टिन्यूअस, और V5 प्रेजेंट। क्लियर? ध्यान से देखो, मैंने 5 वर्ब लिखा है आपके सामने। इस 5 वर्ब में बताओ इसके अलावा कोई छठा होता है? और इसमें कहीं भी फ्यूचर के बारे में बोला? फ्यूचर के बारे में कहीं बात भी नहीं किया हूं। तो इसका मतलब कि फ्यूचर नाम का वर्ब नहीं, तो फ्यूचर नाम का टेंस नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि वर्ब को ही टेंस कहते हैं और टेंस को वर्ब कहा जाता है। इतना तो पता है ना। तो इसीलिए जो वर्ब है, वर्ब जब फ्यूचर में नहीं है तो इसका मतलब टेंस भी फ्यूचर में नहीं होगा। तो मैंने कहा कि टाइम कितने प्रकार के और टेंस कितने प्रकार के? 2 ही प्रकार के टेंस होते हैं। अब जो तीसरा जो प्रकार है उसको बनाया जाता है, और बनाने का जो तरीका है, अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बताओ कौन सा टेंस? कोई टेंस है? अब मैं अगर यहां 1 कर दूं तो 1 का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर 5 कर दूं तो ये भी क्या है, यानी ये दोनों प्रेजेंट हो गए। इतना तो पता है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और पावर 1 कर दिया, अब कौन सा टेंस? प्रेजेंट है ना। तो ये और इसमें कोई फर्क है? दोनों प्रेजेंट हो गए। अब मैं थोड़ा सा एक काम करूं, मैं क्या कर दिया कि यहां पर विल लगाया और या फिर सेल लगाया, और उसके बाद प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब बताओ इससे अलग है कि नहीं? और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है फ्यूचर टेंस। है ये प्रेजेंट, बनाते हैं इसको प्रेजेंट की मदद से, लेकिन बस नाम दे दिया फ्यूचर का। लेकिन यही कहा कि फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर वर्ब किसका लिए हो? प्रेजेंट का। इतना समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से। मैंने कहा कि आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है प्रेजेंट के बारे में। तो अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले समझो सिंपल प्रेजेंट को। सिंपल प्रेजेंट। और ध्यान देना, अपने दिमाग से यह बात निकाल देना कि जिस क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते है, ये सब होता है, उसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ये कभी मत सोचना। उसके भाव को समझने की कोशिश करना कि सिंपल प्रेजेंट कहते किसे हैं। यानी कभी भी अगर सिंपल प्रेजेंट का फ्रेम हमें करना होगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा जिससे हम ये कह दें कि सिंपल प्रेजेंट है। तो पहला चीज समझ लो, एक एक चीज को। मैंने कहा कि अगर सिंपल प्रेजेंट बनाना हो
सिंपल प्रेजेंट का अगर चयन करना हो तो सबसे पहले देखना कि कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब यह है कि जो चीज यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि सभी एक के द्वारा, यानी सभी के द्वारा एक चीज कहा जाए। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं, चाहे तुमसे पूछूं, चाहे पीछे किसी से भी पूछूं, अगर मैं कहूं कि शहद कैसा होता है, कोई तीखा बोला, मिर्च कैसा होता है, तो सबका, या फिर मैं पूरे इस कायनात से पूछ दूं तो सभी लोग क्या आंसर देंगे। तो यूनि का मतलब क्या है, एक। तो सबका आंसर अगर एक हो, अगर ऐसा कुछ भी दिमाग में आए, क्या बनाओगे, सिंपल प्रेजेंट। इटर्नल ट्रूथ का मतलब यह है कि न्यूटन ने 50 नियम दिया है, दिया है, कितना नियम दिया है, एक, 3 दिया है ना। तो सभी लोग क्या कहे, इसको कहते हैं इटर्नल ट्रूथ। यानी जो इटर्नल है, जिसके बारे में कोई ना कोई लेख है, उसको कहते हैं इटर्नल ट्रूथ। अगर ऐसा सीन आए तो क्या बना दोगे, यूनिवर्सल के साथ इटर्नल। समझ में आया। दूसरा देखो, मैंने कहा किसी का हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है, किसी का आदत है। अब इसी को कर दिया हैबिचुअल और कर दिया एक्शन का मतलब हो गया वर्ब, यानी किसी का आदत है। अब आदत का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है, किसी की आदत है। मैं व्यक्तिगत आदत की बात कर रहा हूं। जैसे आपको कहना है कि मेरे पिताजी सुबह 5 बजे उठते हैं, तो ताते ती दिखे कि आदत दिखे, समझ में आया। आपने कहा कि मैं सुबह जल्दी खाना खाता हूं, ताते ती नहीं देखना है, सेंस देखना है। यानी कि आपने यह कहा कि मैं डेली ऐसा काम करता हूं, मैं हमेशा ऐसे रहता हूं, मैं हमेशा लेट नाइट सोता हूं, इसका मतलब यह क्या है आपका। तो किसी का हैबिचुअल एक्शन हो, उसको किस में बनाते हैं। अब एक चीज समझो, अब हैबिचुअल एक्शन का मतलब यह है कि एक बात बताओ, गाय दूध देती है, हैबिट है कि नहीं। अब इस कुत्ते भौंकते हैं, है ना, मच्छर काटते हैं, तो काटती है, जो भी हो। अब ये कहना, देखो अंग्रेजी के हिसाब से ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है जेंडर डिसाइड करता है। एक बात बताओ, मच्छर को ला के दूंगा, चीर के फाड़ के बता सकते हो मेल की फीमेल है। अब इसका मतलब कि महिलाएं खून पीती है तो मच्छर खून पीने लगी तो फिर मच्छर फीमेल, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के हिसाब से मैंने क्या कहा कि अंग्रेजी में जेंडर पढ़ाया हो, और जेंडर में मैं आपको न्यूटर जेंडर के बारे में बताया था कि जिसका जेंडर मेल और फीमेल ना बता सको, चाहे चीर के फाड़ के कुछ भी करके, तब तक उसे आप जीवित नहीं मानोगे, और इसीलिए इसे न्यूटर जेंडर में कहा जाता है। मैंने कहा कि वो हर चीज जिसका एक आदत बन चुका है। जैसे कोई आपका दोस्त है, बोले कि गांजा पीता है, शराब पीता है, मतलब कहने का वही है कि आदत होनी चाहिए। लड़ाई करता है, अब जैसे कोई है बोलता है कि मेरी बहन लड़ाई करती है, हो ही नहीं सकता कि भाई बहन और लड़ाई ना हो, आदत है ये। तो अब आदत अगर आ गया, ताकती देखे। देखो मैं आपको अंग्रेजी का एक नया सेंस डेवलप कराना चाहता हूं, जिससे अब ताकती नहीं सीखो। अंग्रेजी स्वतंत्र है, और अंग्रेजी स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि उसका हिंदी से कोई प्रभाव नहीं है। फॉरेनर्स भी अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या पहले भारत में ताकती सीखते हैं, उनका सेंस चलता है पूरा, और सेंस के हिसाब से अंग्रेजी निकलता है। आपके अगर दिमाग में ये, अब दिमाग दौड़ाओ, आज से ही सोचना शुरू करो कि कोई व्यक्ति का काम है, उसका आदत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल ट्रूथ है, तो उसको सीधा बना देना, सिंपल पर कुछ नहीं सोचना है। कोचिंग क्लास कल खुलेगा, कोई काट सकता है, नहीं काट सकता। इसका मतलब कोई, अगर मैं एक बात बताओ, नहीं खुलेगा, अब इसको भी कोई काट सकता है। कोई भी चीज, जैसे देखो 2 चीजें होती हैं, 2 चीजों में पहले तुम लोगों को पहले फिक्स और नॉट फिक्स समझाना पड़ेगा। देखो
एक घटना, कोई भी एक घटना है वो हो सकता है कि फिक्स हो और एक हो सकता है नॉट फिक्स। यानी फिक्स और नॉट फिक्स हो समझो। पहले फिक्स का मतलब है कि जिसका होने का, सीधा सीधा दिमाग दौड़ाओ, मैंने कहा कि जिसका होने का संभावना 90% हो, यानी 90% का मतलब है कि जो होना ही होना है। अब हो, इसीलिए जितने प्रोवर्ब्स होते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं कि जैसे कि मृत्यु, जैसे मैन मोर्टल है तो क्या कहते हैं, मैन इज मोर्टल कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, अब समझ में आया कि जिसका होना फिक्स है 90%। मान के चलो कि अब मैंने कहा कोचिंग क्लास कल खुलेगा या कोचिंग क्लास कल बंद रहेगा। अब खान सर के दिमाग में है कि नहीं मैं कल क्लास ले लेता हूं, चाप देता हूं आज। अब वो कल बुला लिए, 10% में नहीं आएगा। कहीं पर क्रिकेट मैच होना है, अब क्रिकेट मैच में बारिश आ गया, 10% में नहीं आएगा। और किसी भी काम को करने से पहले ये तो हम नहीं सोचते हैं ना कि 10% वाला तो दिमाग में आता नहीं है। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बारिश होगा तो क्या करेंगे, उसको देख के काम नहीं करते हैं। मान के चलो मैंने कहा कि रेलवे से जो ट्रेन है, कोई ट्रेन का नाम लिया कि ये ट्रेन इस स्टेशन से इतने बजे रवाना होगी। एक बात बताओ, फिक्स है कि नॉट फिक्स है? अब कोई बोलेगा सर 10 मिनट ट्रेन लेट हो गई तो 10% में नहीं आएगा। क्या हम 10% लेके चलते हैं? मान के चलो कि कल का अगर किसी का ट्रेन है, कल सुबह 10 बजे का ट्रेन है, अब वो स्टेशन के बाहर अगर 10 यानी 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच चुका है, ठंडी के दिन में पसीना छूट जाएगा। भले ट्रेन 10 मिनट लेट हो, 20 मिनट लेट हो, लेकिन ये 10% उसमें आएगा नहीं कि ट्रेन लेट हो गई तो, कोई आके खींच दिया तो, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया तो, सब 10% में आएगा। लेकिन 90% बताओ फिक्स है कि नहीं? तो 90% जिस चीज का होना फिक्स है उसको बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। किसमें? अब सेंस दौड़ाओ किसी चीज का होना कि अब गागेगी नहीं आता, मुझे तातती नहीं आता, सेंस आता है। जो तुम बोल रहे हो इसका होने का संभावना अगर 90% फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट बता देंगे, सिंपल प्रेजेंट बना देंगे। अब नॉट फिक्स समझो। नॉट फिक्स का मतलब यह है कि जैसे मैंने कहा कि कोचिंग क्लास कल खुलेगा, यह बताओ कि 90% फिक्स है कि नहीं है? प्रेजेंट की या सिचुएशन की बात मत करो। अब कल सैटरडे पड़ गया, पूरा एग्जाम समझाने का तरीका खराब हो जाएगा। मैंने कहा अगर अज्यूम करो मंडे की क्लास की बात कर रहा हूं कि मंडे को क्लास खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा, इसका मतलब फिक्स है। तो फिक्स का मतलब सिंपल प्रेजेंट। लेकिन मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा कल, इसका मतलब कि मेरा आना फिक्स है कि नॉट फिक्स है? कोई फिक्स है? या फिर मैंने बोला कि मैं कल आऊंगा, फिक्स है? अगर मैं नहीं आया तो क्लास ये पूरा कोचिंग नहीं चलेगा, नहीं खुलेगा? खुलेगा। और एक चीज समझ लो, सीधी सी कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्सन की बात करते हो, यानी पर्सन की बात करने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल ओपिनियन हो, जैसे ऐसे समझ में आएगा। मान के चलो कोई मीटिंग होना है, अब प्रधानमंत्री हमारे देश के बोले कि मैं रसिया जाऊंगा, प्रधानमंत्री कल रसिया जाएंगे, बताओ जाना फिक्स है कि नॉट फिक्स है? फिक्स है ना? मैं कल रसिया जाऊंगा, फिक्स है। मेरा मन क्या नहीं जाऊंगा? कोई भेजेगा? कोई नहीं भेज सकता। लेकिन प्रधानमंत्री कहे मैं नहीं जाऊंगा, दिक्कत होगा। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते होगे तो आपको बढ़िया से पता होगा कि किसी देश में अगर दावा कर दिया जाता है, अगर आप वहां पे नहीं गए तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं, राष्ट्रपति अगर हमारा कोई कहीं जाने वाले हैं, तो उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। और ऐसा तो है नहीं कि शादी विवाह तो है नहीं अपना जैसा कि चले गए किसी की शादी में, वहां पूछा तक नहीं, मुंह बना के चले, मिठाई नहीं मिला हमको। प्रधानमंत्री का जाना, राष्ट्रपति का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहां देखो होता क्या है कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मान के चलो आपके घर बोल दूं कि तुम्हारे घर पे आने वाले हैं, कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया, आप लोगों को संभालने में हालत खराब हो जाएगा, नहीं होगा? और मैं बोल कोई आपका दोस्त हो, बोले मैं आऊंगा तुम्हारे घर, कोई दिक्कत होगा?
सेंस क्या निकल रहा है कि कोई बड़ी कोई संस्था है, कोई बड़ा सा कोई पावरफुल व्यक्ति है, कोई सुप्रीम कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, अगर उसका कहीं पर आना जाना कोई काम करना, अगर उसको देख रहे हो उसको हम फिक्स मानते हैं। लेकिन कोई पर्सन, अब जैसे किसी के घर पे शादी पड़ा, आ जाना, शादी कार्ड भेजवा दिया हूं, आ जाना घर पे, इतने तारीख को शादी है, अब उस दिन नहीं गया, वो नहीं होता है। उसे एसएससी का एग्जाम हो, नहीं है, कहते हैं कि किसी एग्जाम पड़ जाता है किसी का, अब एग्जाम पड़ा, जाएगा नहीं जाएगा, तो उसका जाना फिक्स है। लेकिन फिक्स नॉट फिक्स, जाना फिक्स नहीं है, लेकिन कितना, गलत तो नहीं लिखा ना, हो सकता है जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, यानी 50% तो नॉट फिक्स है, 50% ही फिक्स है। तो आपको यह देखना है कि जितने भी चीजें जिसका होना फिक्स है 90%, उन सबको बना देना सिंपल प्रेजेंट में। अब यहां पर ये जो रूल है फिक्स वाला, ये इसी के अंदर आ गया। अब जैसे मैं बोलूं कि यूनिवर्सल तो सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, या जिस दिशा से निकले उसे पूरब कहते हैं, ये बताओ फिक्स है कि नॉट फिक्स है? शहद मीठा होता है, फिक्स है कि? मैंने कहा किसी का आदत है, यानी आदत का मतलब यह है कि जैसे नहीं किसी की आदत होती है कि बिना न जाने मुड़ जाना, गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण मानस आधार्य बिन भय होत न प्रीत। इसका मतलब यह है कि नहीं कहते हैं लात का देवता बाप से नहीं मानेगा, जब तक दो ना तब तक, यानी वो उसकी। अब बताओ आदत फिक्स है कि नॉट फिक्स है? तो फिक्स को बनाते किस में है? यानी ये जितना रूल है ये तीसरे वाले रूल में सम्मिलित हो गया, जिसे कहेंगे क्या? फिक्स एक्शन। समझ में आया? एक सेंस बन रहा है ना। तातेती तो नहीं सोच रहे, तातेती सोचना भी नहीं है, धीरे धीरे देखो कैसे तूफान बढ़ता है हमारा। आगे बढ़ जाए। अब ध्यान दो, किसी भी चीज का देखो, हर सेंटेंस पर जितना भी टेंस पढ़ाऊंगा उस टेंस के अंदर 2 सेंटेंस आपको आना चाहिए। पहले को कहते हैं एसर्टिव, एसर्टिव, और दूसरे को कहते हैं इंटेरोगेटिव। ये 2 प्रकार का सेंटेंस आपको आना चाहिए, यही तो आएगा। यानी एसर्टिव और इंटेरोगेटिव को समझाया था, एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता देता हूं। पहले समझ लो एसर्टिव को। एसर्टिव कहता है कि एक पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे मैंने बोला राम आम खाता है, मैंने इसको बनाया कि राम आम खाता है, तो बताओ पॉजिटिव है कि नहीं? मैंने कहा राम आम नहीं खाता है। मैंने कहा कि शहद मीठा होता है, कहा ना। दूसरा मैं ये भी तो कह सकता हूं कि शहद तीखा नहीं होता है, कह सकता हूं ना, पॉजिटिव। मैंने कहा शहद तीखा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं है। मैंने कहा राम आम खाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राम आम नहीं खाता है, इसके अलावा कुछ होगा? मैंने कहा कि राम आम खाता है या राम आम नहीं खाएगा। राम की आदत है आम खाना, या फिर राम आम नहीं खाता ये आदत हो उसका, इसी को कहते हैं असर्टिव। समझ में आया? दूसरा देखो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या कहता है कि मैं 2 प्रकार से हूं। 2 प्रकार का मतलब होता है एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा या फिर WH से शुरू होगा। मैंने कहा राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, दोनों असर्टिव हैं। मैंने कहा क्या राम आम खाता है? मैंने कहा क्या राम आम खाता है, ये मेरा क्वेश्चन है, और ये इसका मतलब इस एक्सिलरी वर्ब का मतलब हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? क्या। और ये एक प्रकार का इंटेरोगेशन है जिसे क्वेश्चन कहा जाता है। आजकल धीरे धीरे इसको बना के क्वेश्चन कह दिया गया, और उसी क्वेश्चन का एक मार्क होता है जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अब देखो ये हो गया क्या राम आम खाता, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। और एक जो शुरू होगा WH से, और उसके बाद इसी चीज को इसमें जोड़ दो। मैंने कहा ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब से शुरू ना करके WH से शुरू कर दो और उसके बाद लगा दो एक्सिलरी वर्ब। इसका पहचान समझ में आया? यानी इंटेरोगेटिव 2 प्रकार के, एक WH के साथ और एक एक्सिलरी वर्ब के साथ। अब इसके भी 2 होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा।
इसका भी दो, एक पॉजिटिव वाला एक। अब 6 को एक साथ लिखता हूं, एक साथ बोलता हूं। पहले मैंने कहा कि राम आम खाता है और राम आम नहीं खाता है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। मैंने कहा क्या राम आम खाता है? क्या राम आम नहीं खाता है? इसका पहचान है, अगर बोलना है तो इंटेरोगेटिव विथ एक्सिलरी वर्ब, यानी इंटेरोगेटिव विथ एक्सिलरी वर्ब। अब मैंने कहा राम आम क्यों नहीं खाता है? इंटेरोगेटिव विथ राम आम क्यों खाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना 6 प्रकार के। ये 6 प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 प्रकार के सेंटेंस से निकल के बनता है। तो किसी भी टेंस का आपको 6 बनाना आना चाहिए और 6 बनाते हुए ही चलूंगा आगे मैं। मैंने कहा आपसे कि मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। कोई टेंस है? ये बताओ प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? तो सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव है और असर्टिव में पॉजिटिव है। समझ में आया? अब दूसरा समझो। मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब है, तो वर्ब के V1 लिख के और प्लस नॉट लगा दो, लगेगा? वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता है। अगर कभी भी आपको नो नॉट नेवर लगाना है, यानी नो नॉट का इस्तेमाल करना है, एक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। एक्सिलरी वर्ब दोगे? अब देखो एक्सिलरी वर्ब निकल के आएगा। अगर है प्रेजेंट का और पास्ट का एक्सिलरी वर्ब दे दूं तो होगा ना? तो अब देना पड़ेगा एक्सिलरी वर्ब, यानी डू दो, डज दो या डिड दो। क्यों? V1 लगाना है तो इसके साथ क्या आता है? V1। हमेशा याद रखना, इसमें और इसमें, इन दोनों में और इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। अगर ये डिड लगा दिया तो क्या V2 लगा दोगे? V1 ही लगाओगे। अब देखो डिड को मिटा दूं, डू का मतलब होता है V1 और डज का मतलब होता है, डज का मतलब होता है V5। ES लगा है और ES लगाने से बन जाता है सिंगुलर, बताया था। अब बताओ, मैंने कहा कि इसका नेगेटिव बना लो। देखो एक एक स्टेप लिख के चल रहा हूं। मैंने कहा कि इसका डू लिखो प्लस नॉट लिखो, लिखोगे ना? अब ये हमारा जो कल्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं हम आगे। हो रहा है ऐसा, जैसे बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे तो अब 0 को अमेरिका वाले ओ बोलते हैं ना। जैसे मैंने लिखा है 107, तो वो लोग बोलेंगे 107 बोलेंगे। मैं गया था एक बार ऐसे ही अपने दोस्त के साथ एक शोरूम में, महिंद्रा का गाड़ी लेना था उनको। तो जाके बोला कि गाड़ी कौन सी चाहिए, तो बोला था XUV 700 कोई आ रही है 700 करके। तो मैं बात कर रहे थे तो बोला कि 700 चाहिए। अब वो समझा रहा है कि 700 नहीं कोई गाड़ी है, वो 700 है। अब मैं वहीं बस सुन रहा था, मैं क्या ही बोलूं। इसका मतलब है अगर 700 लिखा है तो भारत वाले इसे कहते हैं 700 और अमेरिका वाले 700। अभी बहुत सारी मूवी आती है, इसमें लिखा होता है 2.0, तो बोल देते हैं 2.0। तो ये ओ कुछ नहीं है, ओ कुछ नहीं होता है। अमेरिका में से वो कहते हैं, भारत में से 0 कहते हैं। तो ऐसे ही प्रचलन चल गया कि इस डू प्लस नॉट को, यहां डू का डू लिखो और नॉट को ऐसे कर दो, क्या बन गया? डोंट। तो अगर डू नॉट को काट के अगर इस जगह पर डोंट लिखा तो नाराज होगे क्या? बहुत बढ़िया तैयारी। अब देखो आगे बढ़ा, उतार दो। V1 प्लस असर्टिव है कि नहीं? है ना? मैंने कहा अब देखो डू को ला रहा हूं यहां पे, तो डू को ला दिया यहां पे, उसके बाद लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब डू नॉट वाला प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैं क्या सिखा रहा हूं? डोंट। अब इसमें लड़का कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा लिखो डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ये है कि नहीं इंटेरोगेटिव विथ एक्सिलरी वर्ब, है ना? मैंने कहा कि WHO
WH, और उसके बाद ये जो सेम लगा है इसी को उतार दो। सेम जो है ये 2 लिखा है जो ना, मतलब मेरा ये कहना है, देखो अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, आपको लिखना पड़ेगा। ये जो सेम प्रक्रिया है इसको सेम को लो और इसके पहले यहां पर बस लगा दिए WH, तो WH से शुरू नहीं हो गया। यही 6 स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और मैं 1 से 2 दिन में आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगा। समझ में आया? इसे लिखो, इस सब में लिखवाऊंगा, क्योंकि ये तो लगा लोगे, जब पढ़ाऊंगा पॉजिटिव वर्ब तब परेशानी होगी। जल्दी से, अब तूफान तो है नहीं, बचपन में कितना मार खाते थे इसके लिए, नहीं खाए हैं? बहुत ज्यादा। हमारी मम्मी हमको बहुत मारी है इसके लिए। हो गया? कोई तूफान नहीं है तो खेलना सीख जाओ कुछ दिन में। अब लड़का क्या करे, अब इसमें दिखाऊंगा ये गलतियां कहां लोग करते हैं। फिक्स में ही, जैसे हैबिट है, हैबिट अगर किसी का है तो ताकती नहीं निकालना है, सेंस निकालना है। मान के चलो किसी का हैबिट है कि वो लेट से उठता है, लेट से सोता है, या जैसे तुम ब्रश करते हो कि नहीं डेली, तुम्हारा हैबिट है, डेली खाना खाते हो, डेली सोते हो, डेली नहाते हो, ये सब हैबिट है। इनको सोचना ही नहीं है किस में बनाए, V1 चाप दो, सब में V1 लगाओ या V5 लगाओ, सब प्रेजेंट है। तो फ्यूचर, अब जैसे किसी भी व्यक्ति का हैबिट जो होता है, हैबिट को मैंने क्या बोला है, प्रेजेंट में बनाना है। फ्यूचर सोचो ही मत, सीधा है प्रेजेंट बनेगा, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर का जब पढ़ाऊंगा तब सब सारे जो भ्रम है मिट जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया कि यहां पर जरूरी तो है नहीं कि V1 ही आएगा। अगर यहां सब्जेक्ट सिंगुलर कर दूं, वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, ऐसा पता है ना। यानी जैसे देखो होता क्या है कि अगर कोई नाउन है, अगर नाउन के साथ आप एस लगाते हो तो यह बन जाता है प्लूरल, बनेगा। लेकिन वर्ब के साथ एस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा, क्योंकि यही वाला एक ही जगह तो एस है, एक ही जगह लगाओगे। जैसे देखो यहां, जैसे देखो मैं यहां पर लिखा हूं बॉय, है ना, और एक जगह पर लिखा हूं बॉयज, इसमें एस लगा है। अब मुझे लगाना है इट और इट्स लगाना है, 2 लगाना है। अब यहां पर बॉय में एस नहीं लगा है तो यहां पर लगा देंगे, लगा देंगे। यहां पर लगा है तो नहीं लगाएंगे। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि देखो ये बॉय क्या है, सब्जेक्ट, और ये इट्स क्या है, वर्ब, नहीं है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर एस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। समझ में आया? तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको काट के V5 कर दूं, अब V5 कर दिया, तो V5 करने का मतलब यह है कि फिर मुझे इसे भी V5 करना पड़ेगा, मुझे इसे भी V5 करना पड़ेगा, जहां जहां है वहां सब हर जगह करना पड़ेगा। तो जो डू होता है वो क्या है, V1। और मैंने बताया कि किसी भी वर्ब के साथ आप एस और एस लगा दोगे सिंगुलर बन जाए, इसके साथ एस लगा दोगे तो सिंगुलर बनेगा, लेकिन इसका नाम क्या दोगे, V5। यानी V1 के साथ, देखो इसीलिए रूल बन जाता है कि V1 के साथ एस और ईएस लगाने से V5 का निर्माण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, V1 के साथ ING लगा दोगे तो 4 बनेगा, तो वैसे ही V1 के साथ एस और एस लगाओगे V5। तो अगर मैंने बोला V5 और V1, किताबों में देखोगे तो इसीलिए ऐसे लिख देता है कि सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखता है।
अब इसी में क्या कर देगा कि सब्जेक्ट के बाद एक V1 के लिए डू और V5 के लिए प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यानी डू डज नॉट। अब इसको चाहो तो आप क्या करोगे, डू प्लस नॉट, डज प्लस नॉट करोगे ना, तो डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट, और डज प्लस नॉट, देखो डज का पूरा डज लिखो और एंट कर दो। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अगर यहां पर डू डज नॉट है तो सीधा एक चीज लिख सकते हो, यहां पर डोंट, डोंट या फिर डजंट, बात तो एक ही है। अब मैंने यहां पर कहा डू या फिर डज, डू या फिर डज। अब डू या डज कर दिया तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये सेम चीज क्या करना है कि यहां पर लिखो डोंट या डजेंट, है ना ये। अब डोंट हो गया, डजेंट हो गया, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब ये दोनों के दोनों जो चीज हैं सेम है, एक ही जैसा है, बस फर्क इतना है कि इसके साथ WH लगा हुआ है, और WH लगा हो तो बस क्या लगा दोगे, WH। अब जाके ये फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है और इसी को किताबों में मिलता है, यानी दो अलग अलग जगह ना लिखे, एक साथ लिख दिया ये। अब V1 और V5 दिखेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। समझोगे इतना? अब एक बात समझो, देखो मैं आगे बढ़ने से पहले इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। मेन है आपका सिंपल प्रेजेंट, आपको राइटिंग करनी है सिंपल प्रेजेंट में करोगे, आपको कुछ बोलना है, जैसे कमेंट्री वगैरह सुनते हो क्रिकेट का इंग्लिश में, उसे प्रेजेंट में ही बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बोला जाता है ज्यादातर, कि प्लेयर प्लेज या स्टार्ट, मैच स्टार्ट्स, तो ये दिखाता है सिंपल प्रेजेंट का। तो यहां पर इसके बाद यहां पर मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, एक बात बताओ कि खाने का इंग्लिश क्या होता है? खाना का फूड, भोजन का, और खाने का ईट होता है ना, और खिलाने का ईट, फीड। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ पीटने का क्या होता है, और पिटवाने का बिटन। हंसने का क्या होता है, और हंसाने का। एक बात बताओ, मैं हंसता हूं यानी अरे मेरा हैबिट है हंसना, आदत है, आई लाफ बोलोगे ना, मैं हंसाता हूं। अब इसी चीज को कहते हैं, देखो अंग्रेजी की दुनिया में हंसने का इंग्लिश है, हंसाने का नहीं। पिटने का इंग्लिश है, पिटवाने का। खाने का है, खिलाने का। तो इसको बनाया जाता है, और इसी चीज को बनाने को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब मेक से और गेट से तैयार होता है, यानी मेक लगा के और गेट लगा के। जैसे मैं अगर हंसता हूं तो हंसने का हो जाएगा, मैं अगर हंसने का है, लेकिन जब हंसाने का हो जाए तो मेक लगाएंगे गेट। जैसे मैंने बोला कि मैं हंसता हूं, आई लाफ, लेकिन मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ। समझ में आया? तो इसको गेट से और मेक से बनाते हैं। कोई डाउट है किसी को? ध्यान देना, यहां से मैंने बोला ना कि अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन है, लॉलीपॉप है, लेकिन जब इसके एडवांस तक पहुंचूंगा तो एडवांस में पहुंचने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि सर काश की जिंदगी में कुछ पहले मिल चुके होते तो हमारा ये हाल कुछ ऐसा ना होता। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और देखो एक चीज चाहूंगा बेटा, सब लोगों से ईमानदारी के साथ मेहनत करो, क्योंकि एक बात कहीं ना कहीं है, देखो इतना मेहनत करते हैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कि बस सिलेक्शन हो जाए। आपको पता नहीं है, जैसे हम लोग हैं पढ़ाते हैं, कितने बाधाओं से सामना करना पड़ता है, धमकियां मिलती है, ऐसे ऐसे, हाँ सच्चाई बता रहा हूं, दिल की बात, धमकियां मिलती कि ऐसे मत कराइए, अलग तरीके से बदनाम करने की साजिश करिए, कोई दिक्कत नहीं। इतने कम पैसे में बाहर मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर मेरे से जो कहीं नहीं सीख पाया,
दुनिया में कोई ताकत नहीं जो सिखा सकती है, अगर ईमानदारी से पढ़ लिया। हम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम होता है। अगर पैसा चाहिए, अगर ऐसा बढ़िया नॉलेज चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा देना। 200-300 में कौन पढ़ाएगा? सिर्फ खान सर, है ना। बहुत से लोग हैं, और मैं ये देख के दंग रह जाता हूं कि नॉर्मल चीजों के लिए इतना पैसा लिया जाता है लोगों से। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था सिर्फ पैसों की वजह से। मेरा जो तैयारी कर रहा था, मेरी मां ने मुझे सब कुछ पढ़ाया है, उन्हीं की वजह से। उन्होंने, अब मजबूरी था। अब ये किताबों में, अगर शायद मैं किताबों से पढ़ा होता तो ये एक्सपेरिमेंट वाला जो दिमाग है नहीं होता मेरे पास। चीजों को सीखने के लिए किया, तो अपने आप सीखना तो चाहा, लेकिन सीखने की वजह से वो कहां से कहां ले आके पहुंचा दिया। अब ये आपके सामने प्रमाण है। और अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ईमानदारी से बस पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ लोगे ना। एक राम प्रसाद बिस्मिल का एक उन्होंने बोला था कि इस दुनिया से गुलामी का नामो निशान मिटा दूंगा और जमाने को एक बार फिर से आजाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से जो नफरत करते हैं, ऐसे अमीरों की हस्ती मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और इसी चीज को कहना है। आप लोग टेंशन फ्री रहो, बस ईमानदारी से पढ़ो, और मिलेंगे हम सीधे कब? मंडे। आराम से जाया करो तुम लोग, आराम से जाओ।